कपती खामोश रात। तभी एक फौजी गाड़ी हड़हड़ाती हुई आई और इस कपकपी को और भी झुर्रा गई। इसने विक्टोरिया पार्क के गिर्द चक्कर लगाया और गुजर गई। शहर में धारा 144 लगी हुई है और कर्फ्यू बहाल है। हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ है। आमने सामने छिड़ी इस लड़ाई में हसुआ, दाव, बल्लम, छनछुरा, लाठी, कटार और तलवार सबका खुलकर खेल हुआ है। इतना ही नहीं, घात लगाकर वार करने वाले गिरोह गुप्त और घातक हथियार लेकर अंधेरे में छुपे बैठे हैं। चोर चक्के और लुटेरे भी मौके की टोह में बैठे हैं। मार काट और मौत के आतंक में डूबी इस अंधेरी गुंगी रात ने उनके हौसले और इरादों को और भी बढ़ा दिया है। किसी किसी इलाके में मौत के डर से कातर स्त्रियों और बच्चों के चित्कार और आहाकार से वहाँ का वातावरण और भी डरावना हो उठा है। और इसके ऊपर से इन फौजी गाड़ियों की आवाजाही। चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी की है। दो तरफ से दो गलियां आकर एक जगह मिल गई है। इन दोनों गलियों के बीचों बीच एक डस्टबिन औंधी पड़ी है, टूटी फूटी हालत में। तभी घुटने के बल चलता हुआ एक आदमी तेजी से गली के अंदर से निकला और उसकी आड़ में छुप गया। फिर सिर उठाकर ऊपर या इधर उधर देखने का उसे साहस ही नहीं हुआ। वह कुछ देर तक मुर्दे की तरह वहीं पड़ा रहा और चौकन्ना होकर दूर से आती हुई आहट को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ कैसी है, अल्लाहू अकबर की है या फिर भारत माता की जय की। अचानक डस्टबिन में थोड़ी सी हरकत हुई। उसकी देह की एक एक रग और नस जैसे झंझना उठी। उसके जबड़े बीज गए और हाथ पांव अकड़ गए। वह इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो गया कि अगला क्षण चाहे जितना भी कठोर हो वह झेल लेगा। कुछ क्षण इसी तरह बीते। चारों ओर इसी तरह की अपाहिज खामोशी टंगी रही। शायद कोई कुत्ता था। उसे भगाने के लिए उस आदमी ने डस्टबिन को आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकाया। थोड़ी देर फिर वही चुप्पी रही, लेकिन ये क्या, वह फिर ढुल गई। उसे भय के साथ साथ थोड़ा कौतूहल भी हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उधर से भी ठीक वैसे ही एक सिर हौले हौले ऊपर उठता नजर आया। अच्छा, तो ये कोई आदमी है। डस्टबिन के दो और दो प्राणी बिना कोई हलचल और हरकत के माटी के लौंदे की तरह जमे बैठे थे। उनके दिल की धड़कनें भी जैसे थम गई थी। दो जोड़ी पथराई ठंडी आंखों में धीरे धीरे भय, आतंक, संदेह और उत्तेजना गहराती चली गई। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोनों एक दूसरे की निगाह में हत्यारे थे। आंखों ही आंखों में वे एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में बैठे रहे। इसी इंतजार में दोनों की आंखों की पुतलिया सी फूकती चिंगारियां धीरे धीरे ठंडी हो गई। हमला किसी भी तरफ से नहीं हुआ। अब दोनों के मन में यही एक सवाल कौंध रहा था, ये हिंदू है या मुसलमान। इस सवाल का जवाब मिलते ही हो ना हो कोई प्राणघातक हमला जरूर होगा, लेकिन कोई किसी से यह पूछने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था कि क्या पूछना चाहिए। दोनों अपनी जान के डर से वहां से कहीं भाग भी नहीं सकते थे। पता नहीं कौन कहां से हाथ में कटार लेकर कब टूट पड़े। काफी देर इसी संदेह और पसोपेश में दोनों पड़े रहे और दोनों का ही सब्र टूटा जा रहा था। आखिर में एक ने पूछ ही लिया, हिंदू हो कि मुसलमान? पहले तुम बताओ। दूसरे ने जवाब न देकर पहले का सवाल लौटा दिया। पहचान की पहल करने के लिए दोनों में से कोई तैयार न था। संदेह के झूले में दोनों का मन झूल रहा था। पहला सवाल दब गया और एक दूसरा सवाल उभरा। एक ने पूछा, घर कहाँ है? बूढ़ी गंगा के इस पार, सुबड्डा में। तुम्हारा? चाशड़ा में, नारायणगंज के पास। करते क्या हो? मेरी एक नाव है, माझी हूँ मैं। और तुम? नारायणगंज के सूती मिल में काम करता हूँ। फिर वही चुप्पी। हाथ को हाथ न जूझने वाले अंधकार में दोनों की आंखें एक दूसरे का चेहरा टोह टटोल रही थी। साथ ही यह भी देखने की कोशिश की दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं
अंधेरा तो था ही, डस्टबिन की आड़ की वजह से इसे देख पाने में भी कठिनाइयां हो रही थी। अचानक बहुत पास ही कोई हो हल्ला सा मचा। दोनों ही पक्ष के लोग चीख चिल्ला रहे थे। सूत कारखाने का मजदूर और नाव का माझी दोनों ही थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठे। सूती मिल मजदूर के गले से भर्राई सी आवाज निकली। लगता है किनारे पर ही कहीं मारकाट मची है। हाँ, चलो यहाँ से कहीं और चले। माझी की आवाज भी गूंजी हुई थी। सूती मिल मजदूर ने रोका। अरे नहीं भाई, उठना नहीं, अपनी जान देनी है क्या? माझी का मन एक बार फिर शंका में पड़ गया। कहीं इस आदमी की नीयत तो बुरी नहीं। उसने कारखाने के मजदूर की आंखों में झांकने की कोशिश की। सूती मिल का मजदूर भी उसे ही घूरे जा रहा था। आंखें चार हुई तो बोला, बैठे रहो, जैसे पड़े हो वैसे ही। माझी का दिल उसकी बात सुनकर बैठ गया। तो क्या वह उसे जाने नहीं देगा? उसकी आंखों में संदेह का भाव एक बार फिर गाढ़ा हो गया। उसने पूछा, क्यों? क्यों भला क्यों? क्या मरना चाहते हो तुम? माझी को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बात कही भी गई थी बड़े बेतुके ढंग से। उसके मन में होनी अनहोनी जैसी कई तरह की बातें बड़ी गहराई से जड़ें जमा कर बैठी हुई थी। जाऊंगा नहीं तो क्या यहीं इसी अंधी गली के अंदर पड़ा रहूंगा? इस आदमी की जिद देखकर मजदूर के मन में भी संदेह पैदा हुआ। वह जैसे अंधेरे को अपने जबड़े से चबाता हुआ बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो तुम्हारी बात में खोट नजर आ रही है। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम किस जाति के हो। ऐसा तो नहीं कि बाद में अपने लोगों को बुला बटोर कर मुझ पर ही टूट पड़ो। ये क्या कह रहे हो तुम? माझी स्थान और समय की नजाकत को अनदेखा करता गुस्से और दुख में लगभग चीख कर बोला, मैंने ठीक ही कहा मेरे भाई, बैठे रहो। लोगों के मन की बात भी नहीं बुझ पाते। मजदूर की बातों में ऐसा कुछ तो था कि माझी को थोड़ा भरोसा हुआ आया और बोला, तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेला थोड़ी ही बैठा रहूंगा। शोरगुल कहीं दूर जाकर थम गया। अंधेरी रात एक बार फिर मौत की तरह ही खामोश और ठंडी हो गई। कुछ एक क्षण मौत की प्रतीक्षा करते ही बीते जैसे। अंधेरी गली के बीचों बीच और औंधे पड़े डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी अपनी अपनी मुसीबतों, घर के लोगों, माँ बीबी और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। क्या अब उन लोगों तक अपनी अपनी जान बचाकर ये दोनों किसी तरह भी पहुंच पाएंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि वे सब के सब जिंदा ही मिलेंगे? ना कोई बात, ना विचार, न सर, ना पाव। पता नहीं कहाँ से हुआ ये दंगा, किसी अनहोनी की तरह सिर पर आ गिरा। अभी अभी तो हाट बाजार दुकान में इतनी हंसी खुशी, गपबाजी और कहो कहा का सिलसिला जारी था, और पलक झपकते ही मारकाट और एक दूसरे की जान लेने को तैयार और खून की गंगा बहाने को उतारू लोग। आखिर आदमी इतना निष्ठुर और निर्मम हो कैसे जाता है? कैसी अभिशप्त जाती है ये? सूती मिल मजदूर ने एक ठंडी उसास भरी। उसकी देखा देखी माझी ने भी लंबी आह भरी। बीड़ी पियोगे? मिल मजदूर ने जेब से एक बीड़ी बाहर निकाली और माझी की ओर बढ़ाते हुए पूछा। माझी ने बीड़ी को हाथ में लेकर आदत के मुताबिक एक बार दबाया, फिर दाएं कान के पास ले जाकर कई बार घुमाया और फिर ओठों के बीच ठूस लिया। मिल मजदूर अब भी दिया सिलाई की तिल्ली जलाने की कोशिश में लगा था। उसने पहले यह ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका कुर्ता कब का भीग चुका है और कुर्ते की जेब में रखी दिया सिलाई बुरी तरह सिल चुकी है। कई कई बार तिल्ली घिसने की खस खस की आवाज के साथ एक आध नीली चिंगारी कौंधी। अंत में उसने मसाले से खाली तिल्ली को जुझलाकर फेंक दिया। साली माचिस की तीली भी गीली हो गई है। अब उसने एक दूसरी तिल्ली बाहर निकाली। माझी अब तक अपना धीरज खो चुका था। वह मजदूर के तनिक पास खिसक आया। अरे जलेगी जलेगी, लाओ मुझे दो मुझे। कहते हुए माझी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिल मजदूर से उसने एक तरह से माचिस छीन ली। दो एक बार खस खस की आवाज हुई और तिल्ली सचमुच ही जल गई। सुभान अल्लाह हो, सुलगाओ जल्दी। हाँ, मिल मजदूर एक बारगी चौक पड़ा। लगा कि उसने भूत देखा हो। बिछे हुए ओठों के बीच फंसी बीड़ी नीचे गिर पड़ी। तो तुम? तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और तिल्ली बुझाकर चला गया। इस बीहड़ अंधेरे में एक बार फिर दो जोड़ी आंखें और विश्वास की उत्तेजना में बड़ी हो गई। कुछ एक पल इसी ठंडी खामोशी में बीते। माझी भी तेजी से उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ
मैं मुसलमान हूँ। तो क्या हुआ? मिल मजदूर ने डरते डरते जवाब दिया। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने माजी के बगल में रखी पोटली की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। उसमें क्या है? बच्चों के लिए 2 कुर्ते और उनकी अम्मी की खातिर साड़ी। कल ईद का दिन है, मालूम है? दूसरी कोई चीज तो नहीं? सूती मिल का मजदूर जैसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं झूठ थोड़ी ही कह रहा हूँ, भरोसा ना हो तो देख लो। माजी ने अपनी पोटली को मिल मजदूर की तरफ बढ़ा दिया। अरे ये बात नहीं है भाई, देखने को क्या है भला? लेकिन आजकल जैसी हवा चल रही है, तुम देख ही रहे हो, किसी पर भरोसा किया जा सकता है? तुम ही बताओ। बस यही तो रोना है। अच्छा भाई, तुमने तो अपने पास ऐसा वैसा कुछ रखा नहीं तो? भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि एक सुई तक नहीं, अपनी जान बचाकर किसी तरह घर लौट सकूं, यही बहुत है। और मिल मजदूर ने अपने कुर्ते और घुटने के ऊपर चढ़ी धोती को झाड़ झटक दिया। दोनों अगल बगल सट कर बैठ गए। फिर दोनों बीड़ी सुलगाकर चुपचाप सुट्टा मारते रहे और उसी में डूबे रहे। माजी इस तरह गुल मिलकर बातें करता रहा मानो वह घर के किसी आदमी या नाते रिश्तेदार से बतिया रहा हो। अच्छा, तुम बता सकते हो मुझे? अरे माँ बेटी और बच्चों को काट पीट कर क्या मिलता है? सूती मिल मजदूर को अखबारों में छपी खबरों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसने सूखे गले से अटकते अटकते कहा, अब गलती तो तुम्हारे उन्हीं लीग वालों की है। आग तो उन्होंने ही लगाई है और इस दंगे को इंकलाब का नाम दिया है। माजी ने भी मीठी चुटकी लेते हुए कहा, मैं यह सब नहीं समझता। अरे मेरा कहना है कि इस मारकाट से होगा क्या? 2 लोग तुम्हारे मारे जाएंगे और 2 लोग हमारे। उससे इस देश का क्या बनेगा, बिगड़ेगा? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, किसको क्या मिलेगा? मिलेगा मेरा 1 घंटा। कहते हुए मिल मजदूर ने अपना अंगूठा आगे बढ़ा दिया। मरोगे तुम, मारे जाएंगे हम, और हमारी बीवियाँ बेटियाँ भीख मांगती फिरेगी। अभी पिछली बार के दंगे में मेरे बहनों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। बहन विधवा हो गई, उसकी बेटी बेटे आकर मेरी गर्दन पर सवार हो गए हैं। अब किसके आकर जाकर रोए और अपना दीदा फोड़े? हमारे नेता सब अपनी संत मंजिली इमारत के ऊपर पांव पर पांव चढ़ाकर बस फरमान जारी कर देते हैं, और मरने कटने को तो हम सब है ही। हम जैसे आदमी ही नहीं, कुत्ते के पिल्ले हो गए हैं। वरना इस तरह एक दूसरे को काटते क्यों? एक दूसरे पर झपटते और भौंकते ही क्यों? यह कहते हुए माजी ने उस गुस्से में, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं था, अपने घुटने को पकड़कर कांपने लगा। हाँ, बात ठीक ही है। हमारे बारे में कोई सोचता भी है? अब यही जो दंगा हुआ, उसमें ऐसा कौन नाते रिश्ते वाला है साला जो 2 ठो दाना जुटा देगा? वापस घाट जाने पर नाव खड़ी मिलेगी भी? कोई बता सकता है? जमींदार रूपनारायण बाबू के घर के मुंशी हर महीने एक बार मेरी नाव पर जाते रहे, वहीं नैरा असर पर कचहरी के काम से। क्या बताए, बाबू का हाथ तो जैसे हजरत का हाथ है। 5 रुपया बख्शिश के और 5 रुपये नाव का किराया भी, एक ही बार में 10 रुपया। बाबू के उसी 10 रुपये में मेरे घर की महीने भर की खाना खोराकी जुट जाती रही है। अब कोई हिंदू बाबू मेरी नाव पर पांव भी रखेगा? माजी की आवाज बूझ गई। सूती कारखाने का मजदूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक बारगी थम गया। भारी बूटों की तेज आवाज सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज सामने वाली मुख्य सड़क से गली की तरफ बढ़ती हुई जान पड़ी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। दोनों के मन में एक शंका भरी उत्सुकता पैदा हुई और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं क्या करूं अब? माजी ने अपनी पोटली को काक में दबाते हुए पूछा, चलो भाग चले, लेकिन जाए भी तो कहाँ? मैं तो इस शहर की गलियां और राहों को ठीक से जानता तक नहीं। जिस किसी तरफ भी चलो, चलो भाग चले। हम खामखा पुलिस वालों की मार क्यों खाए भला? मुझे इन जालिमों का एकदम भरोसा नहीं। हाँ, ठीक ही कहा तुमने, लेकिन जाओगे किस तरफ? पुलिस वाले तो बस आए ही समझो। उस तरफ। इस गली का जो सिरा दक्षिण की ओर निकल गया था, उसी तरफ माजी ने इशारा किया।
फिर धीमे स्वर में बोला, चलो, अगर किसी तरह भी यहाँ से भाग सके और बादाम तला घाट तक पहुँच सके तो फिर आगे कोई डर नहीं। दोनों ने अपने सिर नीचे किए और दम साध कर दौड़ पड़े सीधे पटौटोली वाली सड़क की तरफ। सुनसान सड़क बिजली की रोशनी से जगमगा रही थी। दोनों के पांव एक साथ रुक गए अचानक। कहीं कोई घात लगाकर तो बैठा नहीं, लेकिन यह सब सोचने समझने का समय कहाँ है किसी के पास। नुक्कड़ के पास एक बार इधर उधर देखकर दोनों सीधे पश्चिम की तरफ भागे। कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने गर्दन ऊंची कर कर देखा। दूर से एक घुड़सवार इधर ही आता जान पड़ा। सोचने का समय नहीं, बाई तरफ की उस सकरी सी गली में जिधर से संडास साफ करने के लिए मेहतर जाते आते हैं, दोनों उसी में घुस गए और सिकुड़ कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही वह घुड़सवार बड़ी तेजी से हाथ में नंगी पिस्तौल लिए जैसे उनके सीने पर से गुजर गया। दोनों के सीने में घोड़े की टाप काफी देर तक बजती रही। दिल में सिहरन पैदा करने वाली आवाज जब एकदम खामोश हो गई, तब दोनों एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे निकल पड़े। सूती मिल मजदूर बोला, सड़क के किनारे किनारे चलो। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और सड़क के एकदम किनारे लगकर तेजी से पाँव बढ़ाते चले जा रहे थे। रुको, अचानक माजी ने दबे स्वर में कहा। क्या हुआ? सूती मिल मजदूर के पाँव रुक गए और वह बदहवास सा दिखा। उधर देखो। माजी ने जिधर इशारा किया था, मजदूर ने उधर देखा। लगभग 100 गज की दूरी पर एक मकान था जिसमें रोशनी जल रही थी। नीचे की तरफ ऊंचे से बरामदे पर 10-12 बंदूकधारी पहरेदार जले हुए पेड़ के तने की तरह दिख रहे थे। उनके सामने एक अंग्रेज अधिकारी तमक तमक कर कुछ बोल रहा था। उसके मुंह से पाइप लगी थी और उसके बेतरतीब धुएं में वह अपना हाथ मुंह हिलाए चले जा रहा था। बरामदे के नीचे घोड़े की लगाम पकड़े कोई दूसरा घुड़सवार खड़ा था। घोड़ा उत्तेजित दिख रहा था और जमीन पर बार बार अपने पाँव पटक रहा था। माजी बताने लगा, वह रही इस्लामपुर पुलिस चौकी। यहाँ से थोड़ी दूर पर चौकी के पास से ही बाईं तरफ एक गली आगे निकल गई है। मुझे उसी गली से बादाम तला घाट की ओर जाना होगा। मजदूर का चेहरा फीका पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, तो फिर? तभी तो मैं कह रहा था कि तुम यहीं रुको। घाट पहुंचकर तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। यह हिंदुओं का इलाका है और इस्लामपुर मुसलमानों की बस्ती है। तुम कल सुबह होने पर अपने घर की ओर निकल जाना। और तुम? मैं तो अभी जाऊंगा। माजी की आवाज उद्वेग और आशंका से जिसे बिखरती चली गई। मैं नहीं रुक सकता भाई। पिछले 8 दिनों से घर में क्या कुछ हुआ है पता नहीं, अल्लाह ताला ही जानते होंगे। किसी तरह उस गली में घुस पाया तो आगे भी ठीक ही होगा। अगर नाव नहीं मिली तो बूढ़ी गंगा को तैर कर पार कर जाऊंगा। अरे नहीं मियाँ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? मिल मजदूर ने माजी की मेली कुचेली कमीज का निचला सिरा कसकर पकड़ लिया और फिर कहा, कैसे जाओगे तुम वहाँ? हाँ? माजी की आवाज अब भी उत्तेजना में कांप रही थी। मुझे मत रोको भाई, जाने दो। तुम्हें पता नहीं, शायद कल ईद पर्व है। बीबी बच्चों ने आज ईद का नया चांद देखा होगा। उन सबके मन में कैसे कैसे हौसले होंगे। नए कपड़े पहनेंगे, अब्बा जान की पीठ पर चढ़ेंगे, गोद में बैठेंगे। बीबी की आंखों के आंसू तो सूख ही नहीं पा रहे होंगे। मैं अपने को नहीं रोक पा रहा भाई, मेरा मन कलप रहा है। माजी का गला भर आया। मिल मजदूर के सीने में भी हुक सी उठी और उसकी कसी उंगलियां ढीली पड़ गई। और अगर वे तुम्हें पकड़ ले? भय से कातर मिल मजदूर की आवाज रुआवसी हो आई। अरे नहीं पकड़ पाएंगे। तुम इतने डर क्यों रहे हो? और सुनो, यहीं कहीं आसपास बैठे रहो। मैं अब चलूं। इस रात की बात कभी भुला नहीं पाऊंगा। नसीब में लिखा होगा तो कभी ना कभी जरूर मुलाकात होगी। आदाब। आदाब। मैं भी इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई। माजी दबे कदमों से आगे बढ़ चला। मिल मजदूर मरे हुए दिल और भरी हुई आंखों से उसे निहारता रहा। उसकी दिल की तेज धुकधुकी थम ही नहीं पा रही थी। उसके कान पूरी तरह चौकस थे। हे भगवान, बेचारा माजी किसी विपदा में न फंस जाए। वह थोड़ी देर तक इसी तरह दम साधे खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि
माजी अब तक तो निकल चुका होगा। उसके सारे घर वाले, बीबी और बच्चे कितनी खुशी से नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, और बच्चे तो बाप के कलेजे का टुकड़ा ही होते हैं। मिल मजदूर ने एक गहरी उसास भरी। मियाँ माजी की बीबी मीठे उल्हाने के साथ आंखों में आंसू भरकर उसके सीने से लग जाएगी। मौत के मुंह तक पहुंचकर भी तुम बचे हुए हो ना भैया माजी। मजदूर के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। और उसके बाद माजी क्या करेगा? माजी तब मिल मजदूर का कलेजा धक से रह गया, और साथ ही भारी बूटों के दौड़ने की आवाज। कौन है ये जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? मिल मजदूर ने अपनी गर्दन निकालकर देखा। पुलिस अफसर अपनी मुट्ठी में रिवॉल्वर खींचकर दौड़ पड़ा है। फिर पूरे इलाके की सर्द खामोशी को कांपते हुए उसकी रिवॉल्वर की आवाज़ 2 बार कौंधी, 2 बार नीली चिंगारियाँ सी कौंधी। मिल मजदूर ने इस उत्तेजना में पता नहीं कब अपनी एक उंगली चबाता रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस अफसर पास ही घोड़े पर सवार होकर गली के अंदर दाखिल हुआ। उस डाकू की आखिरी चीख भी सुनी थी उसके कानों ने। मिल मजदूर की बेचैन आंखों के सामने माजी के सीने का खून बहता रहा। उस खून में उसकी बीबी बच्चे बह रहे थे। उसी खून से उसकी बीबी की साड़ी चोली लाल हो गई थी। माजी कह रहा था, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सका भाई। मेरे नन्हे मुन्ने, मेरी बीबी सभी पर्व के दिन आंसू की बूढ़ी गंगा में डूब गए। दुश्मनों ने मुझे उनके पास पहुंचने ही नहीं दिया।